अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। विजन 2035 में हमने इंशाल्लाह 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है हमने पाकिस्तान को। 9 साल पहले जो एक हमने मिलके एफर्ट करके एक मर्जर का पौधा लगाया था, आज वो एक तनावत दरख्त बन चुका है। दुनिया के मालियाती इदारे वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत ठीक हुई, एनर्जी मईशत तरक्की हुई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं हुई है, सुकड़ गई है, -2%। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री नहीं चल रही, आपका सर्विसेज सेक्टर वो टोटली खत्म। गवर्नमेंट ने कहा कि उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम है। उसने जो इंडिकेटर फ्लोट किए उसमें महंगाई की शरह में 38% इजाफा अगर हो रहा था तो अब वो 1.2 पे आ गया है। तो उसके इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें कितनी बेहतर हैं, कितनी नागुज़ीर हैं, कितने अच्छे से चल रही हैं, या वो फिर जो लोग बताते हैं कि जमहूरियत की दर्जाबंदी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, 1 करोड़ 38 लाख लोगों का खत गुर्बत से नीचे आना, वो सारी हकीकतें हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो गवर्नमेंट अपना होमवर्क करने में, आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हुई है। उसके इंडिकेटर क्या बता रहे हैं, ऑपोजिशन के इंडिकेटर जिन्हें वो फ्लोट कर रहे हैं, या सिविल सोसाइटी के इंडिकेटर जो हैं वो क्या बता रहे हैं, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप बंधे रहे स्क्रीन के साथ। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.2% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 12% पर आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। GDP की शरह नमू 0.29% से बढ़कर 2.38% हो गई और 2025 में 3.5% तक पहुँचने की तवक्को है। तजारती खजाना 27 बिलियन डॉलर से कम होकर 17 बिलियन डॉलर रह गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट्स अबूर कर गई। अमीर मुकाम साहब मिनिस्टर हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से सूरत हाल समझते हैं। वाज़े 1 साल पहले के हालात भी पूरी कौम के सामने, और 1 साल गुजरने के बाद हर एक फील्ड में आप देख ले तो काफ़ी बेहतरी आई। 100% हम नहीं कह सकते, मगर पहले से काफ़ी बेहतरी आई। सबसे बड़ी बात माशी बेहतरी के, जब मईशत बेहतर हो तो इसके साथ दूसरे सारे चीज़ें जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात जो महंगाई का तूफान था और गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया था, उसमें भी सारे देख रहे हैं कि कितनी, मैं तो कहता हूँ कि अनबिलीवेबल, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि 1 साल में एक मौजज़े से कम नहीं कि जितनी बेहतरी महंगाई की फील्ड में, अगर शरह सूद में देखे, एक्सपोर्ट में देखे, रेमिटेंसेस में देखे, SIFC के काम को देखे, IT सेक्टर को देखे, कल ये सारी सब पर पूरी हर एक मिनिस्ट्री ने, मेन मिनिस्ट्री ने अपनी ब्रीफिंग भी दी। तो एक बड़ी बात है, अल्लाह ताला का एहसान है और एक टीम वर्क का नतीजा है। शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, क़यादत में मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करने के समरात है और कौम के सामने आ रहा है। डॉलर को 4 महीने किसने फिक्स रखा? इन्फ्लेशन तो उसकी वजह से ही, इमरान खान तो अप्रैल 2022 से चला गया। जो 35% का इन्फ्लेशन का तोहफा क्यों मिला कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने पैरों पे खड़े होकर डिसीजन नहीं लिया। अगर वो डॉलर को फ्री फ्लो में रखती, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस को प्ले में रहने देते, तो कभी भी इस तरह का हिजान मार्केट में ना पैदा होता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 38 लाख लोग जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। पर कैपिटा इनकम इस कदर मुतासिर हुई है कि मिडिल क्लास और जो खते गुर्बत से नीचे वाले लोग थे उनका सोशल फैब्रिक तबाह हो गया है। गवर्नमेंट के इंडिकेटर जो बता रहे हैं और जो वर्ल्ड बैंक के इंडिकेटर बता रहे हैं, इस सारी कहानी को अगर मिलाकर देखा जाए, इस पिक्चर को, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा। फवाद चौधरी साहब के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त पाकिस्तान में जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई आपकी या मेरी नहीं कहना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख लोग मजीद गुर्बत में नीचे चले गए हैं।
ये बात सही है कि डॉलर जो है उसकी वो मुस्तहकम है, और ये बात भी सही है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम है। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं वो इसलिए काबू में हैं कि आपने इंपोर्ट्स को बैन किया हुआ है। आपकी डीजल और पेट्रोल की जो इस वक्त खपत है वो 27% कम हो गई है, आपकी बिजली की खपत 15% कम हो गई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप किसी दिन आप फैसलाबाद चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, गुजरांवाला चले जाएं, जो हमारे इंडस्ट्रियल हब है, तो आपको एहसास होगा कि इस वक्त लेबर कितनी तकलीफ में है। इसी तरह से आपके सामने तकरीबन 30% इस वक्त डिक्लाइन है कॉटन क्रॉप में, और 11% डिक्लाइन है आपका वीट में। और आप बुनियादी तौर पे किसान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। और इस वक्त सिर्फ ये कामयाबी इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जी जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी वो 33% से कम होकर अब सिंगल डिजिट में आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो तनख्वाहदार तबका है, जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, आपके जो कैमरामैन आपके साथ हैं, खुद आप हैं, और सारे लोग जो तनख्वाहदार हैं, उनसे पूछें कि उनकी खरीदारी की सकत आज 2018 के मुकाबले में ज्यादा है या कम है, और वो आपको बताएंगे वो कितनी तकलीफ में है। जहां तक सियासी हालात का ताल्लुक है, इस वक्त अपोजिशन जो है वो बिल्कुल आप समझिए कि दीवार से लगा दिया गया है। इंसानी हकूक नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। जुडिशरी, दो तबके जिनको मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर मईशत जिनकी अच्छी हुई है, जजों की अच्छी हुई है, और ज़ाहिर है मैंने MPAs और मिनिस्टर्स की अच्छी हुई है, जिनके 300% जो इजाफे है वो हमने देखे हैं, और इंसाफ जो है वो दरबदर हो गया है, आपके सामने ही है जो जजेस को साथ जिस तरह से ट्रीट किया। सो ये हुकूमत तो पाकिस्तान की तारीख की, और आइसोलेशन जो है इंटरनेशनल, वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान एक समझिए कि काउंटर टेररिज्म का जो रिलेशनशिप है उसको रिज्यूम करने की बात कही है, जो खुशाइन है और जो अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो किसी डेमोक्रेटिक मुल्क ने आज तक शहबाज शरीफ को फोन नहीं किया। यूरोपीय यूनियन, UK, तमाम ममालिक जो हैं वो बड़े फासले पे खड़े हुए हैं पाकिस्तान से। महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 38% थी, वो 1.2% पर अगर आ गई तो ये इंडिकेटर्स कितना रिलीफ दे रहे हैं आवाम के लिए, लोगों के लिए, कि महंगाई की शरह जो है अगर वो 38% से 1.2% पर आ गई है तो ये इंडिकेटर कितना बड़ा रिलीफ है, कितनी बेहतरी की अलामत है। और क्या ये साल गवर्नमेंट के एंड पर इन इंडिकेटर्स को देखते हुए वाकया ही कामयाबी की ज़मानत समझा जाए? सलीम बुखारी साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट, उनसे समझते हैं कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी के एक साल को वो कैसे देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि हमने कीमतों में बेपना कमी कर दी है। इट्स ए पॉलिसी, दिस इज फेक। आपने कीमतें बढ़ने की रेशो कम की है, कीमतें तो अभी भी बढ़ रही हैं। नहीं समझे आप? मैं समझ गया। आप कहते हैं हमें 38 पॉइंट पता नहीं कितने पे मिली थी, अब ये 2 पॉइंट रह गई, दैट मीन्स अभी भी 2 पॉइंट कीमतें बढ़ रही हैं। तो फॉल्स है ना स्टेटमेंट। मैसेज आप लोगों को ये दे रहे हैं कि देखें जी कीमतों पे कितना हमने काबू पा लिया। जी काबू नहीं पाया। आज भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर आम आदमी उसी चक्की में पिस रहा है जिसमें आज से 1 साल पहले पिस रहा है। आपके कहने का ये मतलब है कि कीमत आज भी बढ़ रही है, जहां वो बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, जहां वो 80 जहां वो 83 के तनासुब से 38 के तनासुब से बढ़ रही थी, अब वो 1.2 के तनासुब से बढ़ रही है। आम बंदे की पहुंच से फिर भी ये है इन फिगर्स की हकीकत। दूसरी बात ये है कि कुछ फिगर जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसको अगर बहुत बुरा नाम दें तो उसको कहते हैं फिगर फजिंग, जिसका एक दफ़ा याद होगा आपको इल्ज़ाम भी था जी, एक फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर, मैं नाम लेना नहीं चाहता। ये फिगर फजिंग जो होती है ये होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहाँ से आपने कर्जे लेने हैं, जहाँ से आपने एक रोजी पिक्चर पेंट करनी है। उसका आवाम के ऊपर ग्रास रूट लेवल के ऊपर ना कोई असर होता है, ना कोई फ़र्क पड़ता है उनको। ठीक, एक हो गया, एक ही बात। ठीक। अच्छा, अब ये करते सभी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये बिद्दत है। ये बिद्दत मेरे ख्याल से थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हर मुल्क में है। ठीक, क्योंकि अपने वसाइल उन्होंने खुद खाने हैं और बाहर के मुल्कों से लेके पैसे और उन्हें मुल्क चलाना है।
क्या ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात नहीं है कि हमें ये बताया जाए कि जी हम तनख्वाहें जो IMF से लोन मिलता है तो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें देते हैं, डूब मरना चाहिए कि नहीं? यानी आपने मुलाजमीन रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें भी आपके कर्ज की रकम से जाएंगी। दैट स्पीक्स कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है, मैं बहुत स्ट्रांगली इस पर आर्ग्यू करूंगा कि डोंट गो फॉर द फिगर्स दैट द गवर्नमेंट टेल्स यू, क्योंकि उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, चाहे वो हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हुकूमत के इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, टू पेंट ए रोजी पिक्चर। वो दो काम करती है। इंटरनेशनल जिन्होंने फैसले करने हैं, लोन देने हैं, वो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय इसके कि वो मान जाए, क्योंकि उन्होंने भी तो पैसे इस तरह ही कमाने हैं ना। वो लोन नहीं देंगे तो कमाएंगे कहाँ से? यही हाल मुल्क के अंदर है कि लोग इस रोजी पिक्चर को तस्लीम कर लेते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट के मुताबिक 69% पाकिस्तानियों के लिए महंगाई मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 61% अवाम के मुताबिक बेरोजगारी दूसरा बड़ा चैलेंज है। 25% शहरियों ने गुर्बत की बढ़ती हुई शरह पर तशवीश का इजहार किया है। सिर्फ 20% अवाम ने मुल्क की मईशत पर इत्मीनान का इजहार किया है। 88% पाकिस्तानियों ने घरेलू इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी को इंतहाई मुश्किल करार दिया है। असल बात तो यही होती है कि जो कुव्वत खरीद है लोगों की, वो बढ़ी है या कम हुई है। असल इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन तो यही है ना कि आम आदमी जो है वो आज, अगर आपके पास लेट से 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपये में आप जो है खरीदारी बेहतर कर सकते हैं या आप उतनी खरीदारी नहीं कर सकते। हकीकत अगर आप देखें तो आज जिस शख्स की तनख्वाह लेट से 35,000 थी, वो 25,000 बल्कि उससे भी कम रह गई है, 23,000 के करीब जो है वो रह गई है। तो उस हिसाब से आप देख लें कि जो यानी जिन लोगों की तनख्वाह में इजाफा भी हुआ है, वो इन्फ्लेशन जो है उसने उसको ख़त्म कर दिया है। और स्पेशली जो हमारे 3 तबकात हैं, लेबर है, फार्मर है और जो तनख्वाहदार तबका है, जो असल मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो बड़े इस वक्त पेन में। जमहूरियत तब मजबूत होगी जब वोट काउंट होगा। जब जमहूरियत होगी, अदलिया आजाद होगी। जब अदलिया आजाद होगा तो सियासी इस्तेकाम आएगा। जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो मईशत की बेहतरी होगी। गवर्नमेंट कह रही है कि उसने इकोनॉमी के इशारे बहुत दुरुस्त कर दिए हैं। नाकिद जो हैं, तनकीद करने वाले, ऑपोजिशन जमातें या सिविल सोसाइटी, वो कह रही है कि जो जमहूरियत की दर्जाबंदी है वो 2019 में भी गिरी, इमरान खान साहब के दौर में भी गिरी, और अब भी उसकी गिरावट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो फिर जो अदादोशुमार हैं, जो इंडिकेटर्स हैं मईशत के, वो बेहतरीन रिफ्लेक्शन है या ये सारी चीज़ें बेहतरीन रिफ्लेक्शन है? इसका फैसला फिर कैसे होगा? ये जो फिगर्स किसी के साथ किस तरह आ रहा है, किसी के साथ किस तरह, असल चीज़ है ग्राउंड रियलिटी और लोग जो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक आम आदमी। तो वही चीज़ें तो आपके सामने है कि 1 साल पहले किस तरह थे और आज 1 साल बाद किस तरह है। 1 साल बाद जब हम सुबह उठते थे तो हर एक चीज़, अगर डॉलर आज 80 रुपये के बराबर तो करना हुए, और 100 अगर दरहम और दूसरी चीज़ें, और इस तरह महंगाई रोज़ाना हर चीज़ में 10 रुपये इजाफा, किलो 5 रुपये 6 रुपये, लोगों के जीना मुश्किल हो गया था। हर चीज़ की शॉर्टेज, लाइनें लगी हुई थी। तो अभी वो लोग फील कर रहे हैं कि उसमें कई गुना बेहतरी आई है। अवाम ने एक रिलीफ का सांस लिया है, इसमें कोई डाउट और शक की बात हुई नहीं। वही बात भी इसमें शक की नहीं कि रुपए की मुकाबले में डॉलर का किस तरह इस्तेहकाम है और स्टेबिलिटी आई। तो ये सारे लोग फील कर रहे हैं, ये इंडिकेटर्स है जो आम आदमी फील करे। बाकी टेक्निकल बात कि हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज का ये, तो आम आदमी का स्टॉक एक्सचेंज से क्या है, दूसरा ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया, लोग ये आम चीजें देख रहे हैं। तो उसमें लोग रिलीफ महसूस कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि बैंकों में शरह सूद कितना था, हर एक बंदा समझता है कि अगर वो लोन लेते थे, जो भी लेते थे 22% लेता था, अभी वो 12% पाएगा। लोग फील कर रहे हैं। वही रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रहा है वो भी सारे फील हो रहे हैं। जो चीजें बाहर जा रहा है वो भी सबके सामने है। तो इसलिए ओवरऑल अगर आप ये चीजें देख ले तो एक आम आदमी को पिछले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा रिलीफ मिल चुका है।
मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है, माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में, कि अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। जो गरीब आदमी है जिसने खतरे गुर्बत से ऊपर आना, उस तक तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा। देखें, अनफॉर्चुनेट बात मैं बताऊं, जब से सियासी हुकूमतें हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट कमेंट्री है जो मैं दे रहा हूं। एक तो ये मेरा दावा है कि 3 मिलिट्री इंटरवेंशन है ना पाकिस्तान में, स्टार्टिंग विद अयूब खान, ज़ियाउल हक एंड परवेज़ मुशर्रफ, उनके दौर अदवार के आप इकनॉमिक इशारिये निकालिए और उसको कंपेयर कीजिए पूरे की पूरी जो आधी हिस्ट्री हमारी सिविलियन रूल्स की है, यू विल बी शॉक्ड टू सी। सबसे बड़ी डेवलपमेंट किस एरा में हुई है? अयूब खान। मैं अगर गिनवाने लगूंगा आपको, आप सिर्फ 2 चीज़ें सोचें। अगर तरबेला और मंगला नहीं होता तो हम कहाँ खड़े होते आज? कालाबाग तो बना नहीं सके। लीव अलोन स्टील मिल, लीव अलोन टेक्सटाइल मैकेनिकल कम्प्लेक्स, लीव अलोन अपने रीबिल्ड फैक्ट्री एंड ऑल दैट, बेपना। सेम इज़ दैट इन टर्म ऑफ ज़ियाउल हक। जो वेपनाइजेशन आपकी पाक आर्मी की हुई है अफगान जहाज़ के नाम पर, कि आपने अपने पुराने सारे असले इस्तेमाल करवाए वहाँ और लेटेस्ट असले से अपने आप को इक्विप किया, ये मानने की बातें हैं। एंड परवेज़ मुशर्रफ, उसने डॉलर खिसकने दिया था कभी हाथ से? कभी नहीं। ये वो अनफॉर्चुनेट कमेंट्री है जो एक एज ए जर्नलिस्ट मुझे इसलिए बयान करनी पड़ रही है कि फैक्ट्स ये हैं। अदरवाइज आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई मिलिट्री डिक्टेटर्स, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू डू दैट। अब आ जाइए इस पर। देखें, इन्होंने 2 काम किए हैं जो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। वेयर इज योर लोअर मिडिल क्लास? वेयर इज योर मिडिल क्लास? एलिमिनेट हो गई। आप या बिल्कुल गरीब हैं या बहुत अमीर हैं। पाकिस्तान के मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। एंड हु डू यू गिव द क्रेडिट टू और ब्लेम टू? पॉलिटिशियंस। अब ये एक दूसरे की जो खिंचाई करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जो अटैक होते हैं इकोनॉमिक फेलियर्स के, तो वो सभी का ही है ना। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। पीटीआई तो एक 4 साल का इरा है ना, बाकी तो देना अपना हिसाब पहले। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिगर्स के ऊपर आप ना जाएं। फिगर्स का पता आपको उस वक्त लगेगा जिस वक्त मैं और आप यहाँ से निकलें और बंदा बाहर हमें रोक के कहे कि यार कमाल हो गया, इस गवर्नमेंट ने कमाल करती है। ये तो नहीं होने वाला, ना ये हुआ है ना मुझे होता हुआ नजर। आपके बाहर निकलते हैं आपके प्रोग्राम का, दैट इज द रियल गेज, दैट इज द रियल टेस्ट। वो नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इल्हाक की जब हम बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की वो सारी तकरीरें जिसमें वो जरदारी साहब को ललकार रहे होते थे और पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स जो हैं वो नून लीग को ललकार रहे होते थे, और ये जो राइवलरी थी ये तो 90s की जारी सारी थी। सैफुर रहमान साहब का नाम किसने नहीं सुना, उन्हें एहतसाबुर रहमान साहब के नाम से याद किया जाता था। बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, इन सब की आपस में जो पावर कॉरिडोर्स में जो लड़ाई झगड़े थे और पावर कॉरिडोर्स की खींचातानी थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। वहाँ पर सीओडी हो जाता है। सीओडी के बाद अब तक का सफ़र, इसे तज्जियाकार, अवाम, दानिश्वर फिर किस नज़र से देखते हैं? पीपल पार्टी के साथ हम पीडीएम के जो हुकूमत रहा, हम भी एक साथ रहे, लाइज रहे और एक हुकूमत का हिस्सा रहे। ये क्रेडिट पूरी एक टीम वर्क के उस ज़माने में भी शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहा था और पीपल पार्टी हमारे साथ थी और वही जो डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था उसे निकाल दिया। अब भी हमारी सारी एफर्ट्स एक ही साथ है और अभी आप ये समझे कि जो भी असम्बली, पार्लियामेंट, हर एक चीज़ में मेन फैसलों में पीपल पार्टी की कंसल्टेशन शामिल है और हम एक दूसरे के ताउन से चल रहे हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि 90s के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के साथ गुथम गुथा रहे। इन सब चीजों के नतीजे में दोनों नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने इसलिए 2006 में मिसाक जमहूरियत किया और वो इस बात का इतराफ था कि हमने जो माजी में गलतियां की हैं हम उनसे सीख के जमहूरियत को, अपने इख्तलाफात को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देंगे।
सीओटी तो उसी वक्त पहले ही खत्म हो गया था जब नवाज शरीफ साहब जो है वो वकील के कपड़े पहन के और मेमो गेट के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में पेश हो गए थे। और अगर आप एतजाज एहसन साहब से पूछेंगे तो वो आपको वाकया बताएंगे कि किस तरह जब वो इफ्तिखार चौधरी के कमरे में दाखिल हुए और वहाँ पे फाइल पड़ी हुई थी मेमो गेट की, और इफ्तिखार चौधरी ने एतजाज साहब को कहा कि कैसा होगा कि अगर नवाज शरीफ ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट आए तो आपके ख्याल में तो ये केस फिर बड़ा हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरह की साजिशें उस वक्त करके नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराने की कोशिश की तो फिर सीओटी तो उसी वक्त खत्म हो गया था। अब तो जाहिर है कि उसकी जो है वो अब तो उसका मकबरा भी सलामत नहीं रहा। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये हुकूमत जो है वो वजूद में आई है तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचा है और इस एक साल में इकॉनमी या मुआशी बहरान से जो है वो बाहर निकला है और इसको अब इस्तेहकाम देने के लिए जो है ये बहुत बड़ी मजबूरी है। कम से कम 2 साल जो हैं ये इसी तरह से हालात जो हैं वो बरकरार रहें। नून लीग का और पीपल्स पार्टी का जो साथ है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से अगर शुरू होता है तो ये 2025 तक आता है जिसमें बड़े नशेबो फराज आते हैं। इस साथ को तज्जियाकार, पॉलिटिकल लोग, अवाम और सारे इंडिकेटर्स वो किस नज़र से इस साथ को देख रहे हैं और ये साथ कितना नेचुरल अलायंस है? 2 इस्तिलाहें मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पे आती हैं, एक है अनहोली अलायंस और एक है अननेचुरल अलायंस। इन दोनों के बीच कभी भी जेन्युइन अलायंस हुआ ही नहीं है। एक सीरियस कोशिश हुई थी 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कितना अमल किया वो मेरे और आपके सामने तो खुली किताब है ना। सो एक तो ये अलायंस जो है नॉन एग्जिस्टेंस है। तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में मैं पहन के जब नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे वो तो एक तरफ है ना। मैं आपको ताज़ा मिसालें देता हूँ। देखिए गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल थी, पीडीएम की हुकूमत में भी शामिल थी। 16 महीने तक फॉरेन मिनिस्टर कौन था? बिलावल साहब। उसने 16 महीने के बाद बयान दिया कि इस हुकूमत की पॉलिसियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। याद है आपको? जी। बाकायदा स्टेटमेंट है ये, कोई मिसकोटेड नहीं है ये। अच्छा, अब क्या है? आप अलाई हैं भी, आप नहीं भी हैं। जब आपकी कोई गोट फंसती है, आपने अपना कोई काम कराना है तो आप कहते हैं कि वो इस हुकूमत की वो ऐसी तैसी करती है पीपल्स पार्टी और फिर मसला हल हो जाता है। इसी सूरत हाल के तहत जनाब जरदारी साहब बैठे हैं प्रेसिडेंसी में, जनाब गिलानी साहब बैठे हैं चेयरमैन सेनेट पे, जनाब 2 सूबों में आपके चीफ मिनिस्टर हैं। तो गेन और केपी यानी आपने अपना फ़ायदा तो हासिल कर लिया, लेकिन आप जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जो अभी एक्सपेंशन हुई है कैबिनेट की, पता नहीं आपने आपका वो स्कीम में है या नहीं है, ये सीटें रोक के रखी हुई थी कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। दुरुस्त। लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि ये नहीं हो रहा और ये इतनी मिनिस्ट्री जो है इनऑपरेटिव हैं, 2-2, 3-3 मिनिस्ट्रियाँ आप एक बंदे क्या करेगा वो? उससे ढंग से तो एक मिनिस्ट्री नहीं चलती तो 4-4 कैसे चलाएंगे? तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने बंदे रख लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अलायंस ज़ाती मुफाद की हद तक तो एग्जिस्ट करती है, नेशनल किसी काम के लिए, कौमी किसी काम के लिए देयर इज नो अलायंस। तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ बगैर किसी पर्सनल क्रेडिट के आज इदारे भरपूर तौर पर, हम जिसे कहते हैं कि एक ही कश्ती के सवार हैं। $5 अरब कहाँ से लेके आते? तो एक ही तरीका था कि हम दोबारा दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें हमें ये गैप पूरा कर दें। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट में जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका प्रोफाइल अगर बगौर उसका मुताला किया जाए तो वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बड़ा डिफरेंट है। आप ये देखिए कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में थे तो मुशर्रफ साहब को सैक कर दिया गया था। अगर शहबाज शरीफ उस वक्त इक़्तिदार में होते तो शायद मुशर्रफ ही सैक ना होते और शायद जहांगीर करामत साहब का इस्तीफ़ा भी ना लिया जाता। तो जो शहबाज शरीफ साहब का प्रोफाइल है, इसमें ये इदारों की फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। शायद इनकी पॉलिसीज़ में ये जरदारी साहब को भी पीछे छोड़ गए हैं।
ये पीपल्स पार्टी को बहुत पीछे छोड़ गए, ये शायद इमरान खान साहब को भी बहुत पीछे छोड़ गए, तो फिर इनका प्रोफाइल जो है उसमें क्या ऐसी अहम तरीन बातें हैं जिन्हें देखने की ज़रूरत है? इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की भी मशावरत शामिल है। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और उनकी पार्टी हमारी इत्तेहादी भी है, और साथ साथ हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हमारा लीडर है, कायद है, और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा भाई है, उसका भी इनपुट शामिल। मगर शहबाज शरीफ साहब इटसेल्फ एक इंतहाई मेहनती इंसान है। वो जिस तरह मेहनत करता है वो सोच से बाहर है कि वो किस तरह मेहनत करता है और जिस तरह अपने टीम से काम लेता है। उसकी वो माजी पंजाब में भी जो उसने रोल किया और जिस तरह मेहनत की, और चाइना को भी ये कहना पड़ा और टर्की को भी ये कहना पड़ा कि हमें शहबाज शरीफ मॉडल चाहिए और उस स्पीड से चाहिए। तो उसकी अपनी एक लगन, मेहनत, एक डिवोशन कि उसके साथ मुल्क पहले और सियासत बाद में हमेशा इस हर चीज में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जब एक विल हो, जज्बा हो और आप ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो अल्लाह ताला सिल्ला देते। जो एक साल में जितने चेंजेस आए ये हमें खुद भी यकीन नहीं था कि एक साल में इस तरह एक तरफ मुल्क की सियासी हालात, अदम इस्तेहकाम को भी आप देख रहे थे, वो धरने भी देख रहे, इस्लामाबाद पर कब्जे की बातें भी और प्रैक्टिकली भी आप देख रहे थे। लोग आते थे, अगर बाहर से कॉन्फ्रेंस हो रही थी और दुनिया कई ममालिक के हेड्स आए हुए थे, उसमें भी आप देख लिया कितने आदमी इस्तेहकाम लोग। इन सारे अनस्टेबिलिटी और सब के बावजूद जो डिलीवरी हुई, तो इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद शहबाज शरीफ साहब की वो दिन रात की मेहनत और अपने टीम से काम, जब आपका लीडर काम करता है तो उसके टीम के दूसरे मेंबर भी काम करते हैं, तो एक टीम वर्क था। और उसके नताज में कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल में से बेहतर नताज आएंगे। जो वन पेज की दास्तान है वो बड़ी अहम तरीन दास्तान है। फवाद चौधरी साहब अपने दौर में वज़ीर इत्तलात थे तो वन पेज कहते थकते नहीं थे। अब वो गवर्नमेंट को, इन हालात को किस नज़र से देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत जो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब जिस फ्रीक्वेंसी से इदारों को रीड कर रहे हैं वो फिर क्या है? नहीं देखिए, हम वन पेज के ऊपर थे, इनसे तो अगलों ने किताब ही ले ली है ना। वन पेज पे तो होता है जब सिविल गवर्नमेंट के पास भी कुछ हो, कुछ चीजें इनकी हों, कुछ चीजें उनकी हों, तो चलें जी, आप कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग से मामला जो है वो चल रहे हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं है इस निज़ाम में, ना ही इस काबीना की कोई हैसियत है। तो वन पेज तो कहना ही ज्यादती है। ये तो इनके पास तो किताब ही नहीं है। जब किताब आएगी, कुछ बात आगे बढ़ेगी, चीजें होंगी तो चलेंगे। फिलहाल हम एक अथॉरिटेरियन रजीम में है और पिछला पूरा साल ऐसे गुजरा है। अल्लाह करे कि हम एक अवामी हुकूमत बना सकें पाकिस्तान में और एक क्वालिटी डेमोक्रेसी की तरफ जा सकें। PDM 1 गवर्नमेंट में आती है, PDM 2 फिर गवर्नमेंट में आती है, उसे सियासी बहरानों को सामना है, उसे 26वीं आईनी तरमीम का सामना है, उसे पीका का सामना है। ये सारे बहरान उसने फिर टाल दिए। तो उसके नतीजे में अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, और जिसे सपोर्ट हासिल है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की, और यानी कि जब अदम एतमाद का शुरू हुआ था और आगाज़ जब हुआ था, आसिफ जरदारी साहब लाहौर आए थे, तो वहीं से पता चल गया था कि शहबाज शरीफ साहब अब लीड करेंगे नून लीग को भी, मुल्क को भी, पाकिस्तान को भी, इस गवर्नमेंट को भी। तो फिर तज्ज़ियाकार और दानिश्वर इन सारे मामलात को कैसे देखते हैं? वो अपने मेरिट्स पर नहीं है प्राइम मिनिस्टर, वो किसी की खुशनुदी की खातिर वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो नवाज शरीफ नहीं कर सकता था, बिकॉज उसके अंदर एक नस फालतू है। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, 4 हुकूमतें गवा चुके हैं, अभी भी वहीं कायम, वरना बन जाते ना। आए तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने थे ना, तो क्यों नहीं बने? सो ही इज़ द मैन विच सूट्स द एस्टैब्लिशमेंट द बेस्ट। आप ये देखिए, आप उनके बयानात उठाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, 50% प्लस स्टेटमेंट होंगे सिर्फ आर्मी चीफ की खुशामद के और उनको खुश करने के। ये फैक्ट है, आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप इसको करें साबित गलत। दैट्स व्हाट दे वांट एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। आप अभी देख रहे थे सारी सूरत हाल। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी आपने देखा, अपोजिशन पार्टीज़ का मौक़िफ़ भी देखा, सीनियर दानिश्वर जो बात कर रहे थे वो भी देखे। बहुत सारे लोगों का शायद यही ख्याल है कि रिलीफ वही है जो लोगों के डोर स्टेप तक मिले, और रिलीफ वही है जब मिडिल क्लास जो है उसकी कमर जो है वो ना टूटे और वो सर उठाकर जी सके, और रिलीफ वही है
जिसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिले। और महंगाई की शरह में अगर इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कीमतें आपकी रुक गई हैं बढ़ने से। हाँ, उनके जो बढ़ने की स्पीड थी वो 1.2 पे आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कीमतें वापस आ जाएंगी, कीमतें बहाल हो जाएंगी या वो कीमतें आपको वापस मिल जाएंगी, बल्कि वो बढ़ रही हैं अभी भी। पहले 38% से बढ़ रही थी, और 38% में जब वो कीमतें बढ़ रही थी तो तब कौन वज़ीर ख़जाना थे, क्या दास्तानें थीं, ये कहानी फिर सही। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।